हेलो बच्चों। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, है ना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है और आप बहुत अच्छे से नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन पुल, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कल जो बताया था ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है वो एक प्रोसेस है, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे कोहेशन और एडिशन फोर्सेस काम में आते हैं और उन फोर्सेस की वजह से एक रेगुलरली एक पुल का डेवलपमेंट होता है। एक पुल मतलब क्या हुआ कि एक तरह का, अगर हम बात करें कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक डेवलपमेंट हो जाता है कि एक के बाद दूसरे मॉलिक्यूल जो है वो साथ साथ जुड़ जाते हैं और वो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ओवरऑल, अगर हम बात करें ओवरऑल, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक साथ जुड़ जाते हैं। कहाँ से अगर हम बात करें तो वो रूट से लेके और लीफ तक सारे वो जुड़े हुए होते हैं। और जैसे कि एक अगर हम बात करें कि एक प्रेशर जो होता है, जिससे क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है उससे एक प्रेशर बनता है और प्रेशर से क्या हुआ कि नीचे से पूरा पानी जो होता है जो कि रूट के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं। तो सराउंडिंग में क्या है, बहुत सारा पानी है और वो पानी जो है वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये एक इन जनरल एक कॉमन प्रोसेस था जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कल हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी देखा था कि पौधे के पास अगर वो पानी का इवापोरेशन कर सॉरी पानी का अगर वो ट्रांसपिरेशन कर रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो उस केसेस के अंदर क्या हो रहा है कि मरकरी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ये हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किस तरह से होता है। आई मीन टू से कि ट्रांसपिरेशन कौन सा प्रोसेस है और इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं आप लोगों को एक बार इवापोरेशन बताती हूँ कि इवापोरेशन क्या है। किसी भी सरफेस से पानी का वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प बन के उड़ जाना क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। अगर मैं एक छोटा सा काम करूं कि ये एक सरफेस है, यानी कि कोई भी एक ये जगह है, कोई भी एक सरफेस है और यहाँ पे वाटर जो है वो बिखरा हुआ है, यानी कि ओवरऑल जो है ये वाटर की लेयर्स हैं। ठीक है, सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग के अंदर एयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये एयर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, एयर पार्टिकल्स। और आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि जो एयर पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, यानी कि जो इनकी गतिज ऊर्जा है, ठीक है, इनकी जो काइनेटिक ऊर्जा है यानी कि जो इनकी गतिज ऊर्जा है ये ज्यादा होती है। एयर हमेशा मूवमेंट करती रहती है, एयर पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट करते हैं। आप लोगों को एक चीज पता होगा कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास रहते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर, और गैसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो आकर्षण बल है यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो फोर्सेस बहुत कम होते हैं और इन्हीं फोर्सेस के कम होने की वजह से वो गैस है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे कि ये जो पूरा प्रोसेस चला है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है यानी कि जो एयर पार्टिकल्स हैं, ये एयर पार्टिकल्स इस तरह से आगे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एयर पार्टिकल्स की क्या हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो अब जो ये अपर लेयर है, कौन सी लेयर, अपर लेयर, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है यानी कि जो अपर लेयर है, ये अपर लेयर क्या करेगी, एयर पार्टिकल की जो यहाँ पे अणु है इस अणुओं को क्या कर लेंगे, मतलब बाइंड कर लेंगे और अपने साथ में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक लेयर हट गई पानी की। ठीक है, फिर ये दूसरी लेयर हट गई पानी की और फिर उसके बाद ये तीसरी लेयर हट गई। तो ओवरऑल वाटर के जो मॉलिक्यूल थे यानी कि जो H2O था वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया वेपर के अंदर यानी कि भाप में कन्वर्ट हो गया। इसको हम भाप नहीं बोलेंगे, इसको हम वाटर वेपर्स बोलेंगे। इसमें कन्वर्ट हो गया ये वाटर वेपर में यानी कि जलवाष्प में परिवर्तित हो गया। दोबारा से सुन लो, मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला, आपको नॉर्मल सा कंसेप्ट समझाया है जो शायद आप लोगों ने 9th-10th के अंदर पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस पे हमने पानी फैला दिया। ठीक है, खूब सारा पानी फैलाया है तो उसकी अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से अलग अलग लेयर्स हैं। अगर मैं ये बोलूं कि एक अगर हम गीला पोछा लगाएं, पानी को ऐसे ही यूं 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 करके लगा दें,
तो वो बहुत धीरे सूखता है। लेकिन अगर मैं अच्छे से निचोड़ के अगर लगाऊंगी तो वो पोछा बहुत जल्दी सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा, क्या रीजन है उस चीज का? क्योंकि वहां पे गीले वाले के अंदर तो क्या होगा, वाटर की लेयर्स हो जाएंगी बहुत सारी। तो अब जो भी सबसे ऊपर वाली लेयर है वो किसके संपर्क में आती है, एयर पार्टिकल्स के संपर्क में आती है। एयर पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इनकी हमेशा कैसी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। और इनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि पहली लेयर जो है वो उड़ गई, फिर दूसरी लेयर उड़ गई, फिर तीसरी लेयर उड़ गई और फिर चौथी लेयर उड़ गई। तो इस तरह से जो लेयर्स हैं वो धीरे धीरे क्या होती रहती हैं, इवापोरेट होती रहती हैं। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो इन पार्टिकल्स की, एयर पार्टिकल्स की, वो इस H2O मॉलिक्यूल्स के H2O जो है उसके अणुओं को साथ में लेके उड़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ की एनर्जी होती है वो एनर्जी कैसे हो जाती है, कम हो जाती है सरफेस की एनर्जी। तो एनर्जी कम होने की वजह से यहाँ पे इफेक्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलिंग इफेक्ट आता है इस पे, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी है यानी कि जो ऊर्जा है वो कैसी हो गई है, कम हो गई है। इसी वजह से यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। यानी कि जब भी हम किसी भी जगह पे पानी गिरता है और पानी जब वहां पे सूखता है तो वहां पे हमेशा एक ठंडक का एहसास होता है। वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है। भर गर्मियों के अंदर हम लोग अगर बाहर की तरफ क्या डाल दें, बाहर की तरफ अगर गरम गरम जमीन है वहां पे अगर हम पानी डाल देते हैं तो एकदम से हमको ठंडी हवा आती है। तो वो ठंडी हवा में क्या है, वो वाटर वेपर्स है, ठीक है। चलिए और आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी ह्यूमिडिटी होती है यानी कि जब मौसम में आर्द्रता होती है तो आर्द्रता के अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें कि जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर जलवाष्प जो है वो काफी भरा हुआ है, ठीक है। एक तरह से सैचुरेटेड अमाउंट के अंदर वहां पे जलवाष्प है, तो उसको और जलवाष्प तो चाहिए नहीं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी चीज हो जाएगी क्या कि अगर आपने पोछा वहां पे, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि जब बहुत ज्यादा बारिशों का मौसम होता है तो कपड़े जल्दी से नहीं सूखते, पोछा जल्दी से नहीं सूखता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सराउंडिंग में ऑलरेडी बहुत सारा जलवाष्प है, बहुत सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। और जो वाटर वेपर सराउंडिंग में यानी कि हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं उसी चीज को हम लोग आर्द्रता या फिर उस चीज को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। और जब भी वाटर इवापोरेट होता है यानी कि उसका वाष्पीकरण होता है तो उस केस के अंदर वहां पे क्या होता है, हमेशा कूलिंग इफेक्ट आता है। मतलब इस चीज को हमेशा ध्यान के अंदर, हमेशा इस चीज को ध्यान करके चलना कि जब भी इवापोरेशन होगा तो हमेशा क्या आएगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। क्यों कूलिंग इफेक्ट आएगा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बहुत छोटा सा है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक ऊर्जा है यानी कि उनकी जो गतिज ऊर्जा है उसकी वजह से जो लेयर्स होती हैं वाटर की वो धीरे धीरे उनसे बाइंड करके उड़ जाती हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो जो सरफेस होती है वहां पे एनर्जी ओवरऑल कम हो जाती है और वाटर वेपर हवा में आ जाते हैं। इसी वजह से हमको एक कूलिंग इफेक्ट का, एक ठंडेपन का एक एहसास होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि बेसिकली यहाँ पे इवापोरेशन क्या होता है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो इवापोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं वाष्पोसर्जन, ठीक है। वाष्पीकरण और वाष्पोसर्जन, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, ओवरऑल वाष्पोसर्जन क्या होता है कि अगर कोई भी प्लांट, अगर कोई भी पौधा अपने स्टोमेटा यानी कि अपने रंध्रों में से क्या कर रहा है, वाटर का लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अगर कोई भी पादप जो है अपने रंध्र, रंध्र कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रंध्र प्रेजेंट होते हैं लीफ पे, ठीक है। यानी कि अपनी पत्तियों में से वाटर का लॉस कर रहा है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोसर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वाष्पोसर्जन है वो पौधा कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एक नॉर्मल सी चीज कहूं तो मैं ये कहूंगी कि वाष्पोसर्जन एक आवश्यक बुराई है पौधों की, क्योंकि देखो जो अगर हम बात करें कि पानी लिमिटेड है, ठीक है। अगर एक सॉइल जो है उसके अंदर पानी है या नहीं है
वो उस सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मौसम कैसा है, बहुत गर्मी का मौसम है, तो पौधे को अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए वाष्पोत्सर्जन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे उसकी बहुत एनर्जी खर्च हो रही है बेचारा। एक तो क्या कर रहा है, एक तो वाटर को लेके आ रहा है, कहाँ से लेके आ रहा है, मूल में से लेके आ रहा है, जाइलम उसको ऊपर तक पहुंचा रहा है, और सारा पानी जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है वो लॉस? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इवापोरेशन के अंदर, यानी कि वाष्पीकरण के अंदर हमेशा कूलिंग इफेक्ट आता है। तो अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, अपने आप को ठंडा करने के लिए पौधा हमेशा क्या काम करता है, एक तरह का प्रोसेस करता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है ये चीज? पक्का? चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेयर ने 1956 के अंदर ये चीज बताई थी कि लगभग 54 गैलन्स ऑफ वाटर इन अ ग्रोइंग सीजन। मतलब लगभग अगर मैं ये कहूँ कि एक जो मतलब एक कॉर्न प्लांट यानी कि जो एक मक्के का पौधा है, ओवरऑल एक साल के अंदर लगभग 54 गैलन जो है वो पानी का ट्रांसपिरेशन कर सकता है। ठीक है, और ये उसके वेट से लगभग 100 टाइम्स बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है जिसके अंदर पौधा क्या कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, अपने आप को सेव कर रहा है। ठीक है, तो एक बार छोटा सा इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बारे में डिफरेंसेस पढ़ते हैं कि इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने ये कर लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपिरेशन और जो इवापोरेशन है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। समझिएगा इस चीज को। इस क्लास यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज, अगर पहले डिफरेंस की मैं बात करूं तो ये हमेशा लिविंग थिंग्स में होगा, यानी कि जीवित कोशिकाओं में। ठीक है, इसमें होगा ये जीवित कोशिकाओं के अंदर ये प्रोसेस होगा। ठीक है, और यहाँ पे इवापोरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग का होना डजेंट मैटर। मतलब यहाँ पे मतलब इट कैन अकर इन द बोथ सरफेस। ठीक है, मतलब ये जो है इट कैन अकर इन बोथ सरफेस। कौन कौन सी? ये दोनों सरफेस पे होता है, लिविंग पे भी होता है एंड नॉन लिविंग पे भी होता है। यानी कि दोनों सरफेस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये अगर हम बात करें वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ डिफरेंस जो है वो यही है कि वाष्पोत्सर्जन जो है वो हमेशा, अब मैंने तुमसे एक चीज यही कही थी कि लिविंग सेल्स जो है, ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो वाष्पोत्सर्जन कर रहे हैं, तो वही एक कूलिंग इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें कि ये एक प्रोसेस जो है, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन का जो प्रोसेस है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि ये एक कार्यकी है प्लांट की। ठीक है, और ये जो इवापोरेशन का जो प्रोसेस है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल मतलब ये एक भौतिक क्रिया है, ये रासायनिक क्रिया नहीं है। ये क्रिया कैसी है? एक तरह की भौतिक क्रिया है। ठीक है, जो कि नेचर के अंदर हमेशा होती है। क्लियर? तो ये वाली जो क्रिया है, यानी कि जो आपका ट्रांसपिरेशन है, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन है, ये प्रोसेस पौधों के अंदर चल रहा है और उसी प्रोसेस की वजह से वो सर्वाइव किए हुए हैं, इसीलिए इसको हम नाम दिया कि ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे ओवरऑल जो पानी जो है, पानी का जो हास होगा, यानी कि पानी जो निकलेगा वो एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे पानी जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? एपिडर्मिस पे जो स्टोमेटा होते हैं,
ठीक है, यानी कि जो रंध्र होते हैं, यानी कि रंध्रों से यहाँ पे पानी जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, और इधर की तरफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे किसी तरह की कोई एपिडर्मिस इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, एपिडर्मिस इन्वॉल्व नहीं होती है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस, किसी तरह की कोई एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे ये जो सरफेस होता है, जब भी सन बर्निंग होती है, जब कि धूप बहुत तेज जब होती है, तो ये एक क्या प्रोसेस कर रहा है, ये कूलिंग का, और जो लीफ होती हैं उनको ये मॉइस्ट कर रहा है, यानी कि उनको एक गीला बना रहा है, ताकि क्या हो सके, ताकि ये हो सके कि जो पौधा है अपने आप को सरवाइव कर सके। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे एक मॉइस्चर इन्वॉल्व हो रहा है, और इसी मॉइस्चर की वजह से पौधा जो है वो अपने आप को सरवाइव किए हुए है। लेकिन अगर मैं इवापोरेशन के अंदर बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। ठीक है, अगर मैंने कमरे में पोछा लगाया है, थोड़ी देर बाद वो सूख जाएगा, तो वहां पे मॉइस्चर हमेशा नहीं रहेगा, वो ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इधर वो प्रोसेस जो है वो, यहाँ पे जो सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं कि जो वाष्पोसर्जन है, यहाँ पे लिविंग सेल्स के जो फोर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उनके जो फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व हैं, कहाँ पे, वाष्पोसर्जन के अंदर। लेकिन इवापोरेशन के अंदर नो फोर्स आर इन्वॉल्व फ्रॉम लिविंग सेल्स। मतलब जो लिविंग सेल्स हैं, जो जीवित कोशिकाएं हैं, किसी तरह का कोई बल नहीं लगा रहे हैं, किसी तरह का कोई वहां पे फोर्स नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे और डिस्कस करती हूँ। बच्चों, यहाँ मैंने आप लोगों को कुछ डिफरेंसेस बताए। क्या बताया कि वाष्पोसर्जन में क्या हो रहा है और इवापोरेशन में क्या हो रहा है। ये जीवित कोशिकाओं में होता है, ये जीवित और अजीवित यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और ये एक फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे लिविंग सेल्स जो होती हैं उनका एक फोर्स इन्वॉल्व होता है, बकायदा पूरा एक मैकेनिज्म होती है और उसके अंदर ये पूरा फोर्स होता है। यहाँ पे किसी तरह का फोर्स नहीं होता है लिविंग सेल का। यहाँ पे एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, रंध्र प्रेजेंट होते हैं जिनसे वाष्पोसर्जन होता है। यहाँ पे कोई एपिडर्मिस नहीं होती, यहाँ पे एक नॉर्मल सरफेस होती है जिससे क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। ये एक कूलिंग या मॉइस्ट इफेक्ट देता है और ये क्या करता है, ड्राइनेस देता है। तो आज हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि इवापोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सो आपको समझ में आई होगी ये चीज, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये प्रोसेस होता है। प्लस हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर किस किस तरह का अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी मैकेनिज्म जो हो रही है वो काम में आ रही हैं और कितने टाइप के ट्रांसपिरेशन होते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग बात करते हैं। सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, ठीक है, एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।